Hello everyone, I am Nupur Srivastava, TG teacher at Yash Vidya Mandir from Ayodhya. Welcome to my channel, Let's Learn with me. This is the first chapter from Civics Class 6, सामाजिक राजनैतिक जीवन की आपकी NCERT की बुक चलती है, उससे हम लोग फर्स्ट चैप्टर को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर NCERT बुक, विविधता को समझना. तो आज हम लोग हिंदी में ही पढ़ेंगे. पहले ध्यान देते हैं कि इस चैप्टर में इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, पहले वो जान लेते हैं. तो सबसे पहले चैप्टर के इंट्रो पर चलते हैं. आप लोग ध्यान दीजिए. इस चैप्टर में आप ये जानेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मायनों में अलग दिखते हैं. वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे क्षेत्रीय, सांस्कृतिक या धार्मिक पृष्ठभूमि के भी हो सकते हैं. मतलब हम सब अलग अलग जगहों के पे रहने वाले लोग हैं. कोई भारत के उत्तरी भाग में रहता है, कोई दक्षिणी भाग में रहता है और सबकी संस्कृतियाँ अलग हैं. लेकिन इतनी विभिन्नता होने के बावजूद हम सब में एक एकता है. तो आगे चलते हैं और ध्यान देते हैं इस चैप्टर पे. ये अंतर कई मायनों में हमारे जीवन को समृद्ध करते हैं और उन्हें मज़ेदार भी बनाते हैं. जैसे जितना हमें अपने यहाँ का उत्तर प्रदेश में, मान लीजिए मैं हूँ तो मुझे दाल चावल रोटी सब्ज़ी खाना पसंद है, उतना ही हम लोग गुजराती खाना भी पसंद करते हैं. भला किसे सांभर और इडली खाना पसंद नहीं है. ये सभी अलग अलग लोग होते हैं, जो सब अलग अलग जगह के होते हैं और सभी की पृष्ठभूमि अलग अलग होती है. और इसी के साथ मैं ये बता दूं कि सभी एक दूसरे का धर्मों का आदर करते हैं, दूसरे की संस्कृतियों को समझते हैं और उनके साथ बहुत ही दिलचस्प तरीके से एकजुट होकर, एक साथ होकर रहने की आदत डालते हैं इस भारत में. आगे चलते हैं. आपके चैप्टर में समीर के माध्यम से दो अलग अलग संस्कृतियों और दो अलग अलग बच्चों की बात बताई गई है. नाम एक रखा गया है समीर, समीर एक, समीर दो. लेकिन जब दोनों का कन्वर्सेशन चैप्टर में बताया गया है तो उसमें काफ़ी डिफरेंस है. दोनों में काफ़ी डिफरेंस था. उसके आगे हम देखेंगे कि क्या है अब इस चैप्टर में और क्या बताया जा रहा है. विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की ये जो विविधता है, ये इसका भी एक अलग पहलू है. मतलब लोगों की भाषाओं में अंतर है. कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, मगर ये अंतर वैसा नहीं है कि हमने जैसे पहले देखा था. यहाँ हम अंतर की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि असमानता की बात कर रहे हैं. दोस्तों, अब हम जाति की बात करेंगे. जाति के आधार पर आपने समाज में विभिन्नता बहुत ज़्यादा देखी है, असमानता को भी बहुत ज़्यादा देखा है. पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने अपने धर्मों में अपने अपने मतलब जो समूह था उसी में काम करना चाहते थे. जैसे ब्राह्मण थे तो वो सिर्फ पूजा अनुष्ठान के कार्यों में ही रहना चाहते थे. जो क्षत्रिय थे वो युद्ध ही करना चाहते थे. मतलब कोई अपने काम के साथ, मतलब काम को बदलना नहीं चाहता था. जो जहाँ जो काम कर रहा था वो वही काम करना चाहता था. तो क्या है, जो जाति की एक प्रणाली है, ये असमानता का एक और उदाहरण है. इसके अनुसार लोगों द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर समाज को विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया है और उन्हें उन समूहों में ही रहना चाहिए, ऐसे पहले के लोग सोचते थे. पहले की प्रणाली थी, मगर अभी इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं. आप फिर ध्यान से देखेंगे. इस प्रणाली को अपरिवर्तनीय माना जाता था. मतलब पहले लोग सोचते थे कि इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, मगर अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर है वो सिर्फ डॉक्टर ही है, जो पंडित हैं जो वो ऐसा नहीं है कि वो और किसी जॉब में नहीं है, कोई अलग पेशा नहीं अपना रहे हैं, ऐसा नहीं है. ठीक है, पहले के लोग अपना पेशे, अपने काम को बदलने के लिए तैयार नहीं थे. इससे क्या हुआ था, असमानता की स्थिति पैदा हो गई थी. इसके बाद मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूँगी. ये देखेंगे, ये इंडियन कल्चर को प्रेजेंट कर रही है. आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में. इसके आगे हम चलेंगे. जैसे पहले अभी जो कहानी कहने वाले, मतलब जो लोग कहानियाँ लिखते हैं, जो लेखक हैं, ये क्या हैं, इनको आप ध्यान से देखेंगे तो जो कहानी कहने वाले हैं, जो लेखक हैं, वो अलग अलग संस्कृतियों से बहुत सारे आइडियाज़ लेके आते हैं. उनकी कल्पना शक्ति मैं कहूँ तो इसी वजह से शायद इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि वो ऐसी सारे चेंजेस को वो देख सकते हैं, बहुत जगह के कल्चर्स के बारे में जानते हैं. अगर ये सब कुछ नहीं होता तो शायद हम एक ही तरह की कहानियाँ सुनते और एक ही तरीके की चीज़ों को सुनते सुनते बोर हो जाते. अच्छा, अब आगे चलेंगे. हम ये देखेंगे, अगर हम
उन सभी को एक ही माहौल में रखें तो क्या होगा, मतलब जो राइटर्स हैं हमारे वो अगर एक ही माहौल में रहते होते तो शायद वो इन चीज़ों को, इतने सारे जो नए आइडियाज़ और थॉट्स हैं उनको ना ला पाते और अच्छी कहानियाँ ना लिख पाते। इसके बाद हम देखेंगे इस प्रकार विविधता के कारण हमारे जीवन में बहुत सारे विकल्प आए हैं। जैसे भारत में विविधता अब क्या है, पहले हम इंडियन डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो हम इस पे और थोड़ा सा फोकस करेंगे। भारत में विविधता, भारत कई विविधताओं से भरा देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं, विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाते हैं और विभिन्न धर्मों का पालन भी करते हैं। लेकिन वास्तव में यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो हम कई चीज़ें करते हैं जो समान हैं, सिवाय इसके कि हम उन्हें अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। मतलब खाना सभी खाते हैं, कपड़े सभी पहनते हैं और सभी त्यौहार मनाते हैं, मगर सभी के कपड़े पहनने का ढंग, त्यौहार मनाने का ढंग और सभी के भोजन करने की प्रणालियाँ अलग अलग हैं। सभी अलग अलग तरीके से भोजन बनाते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए क्या है, ट्रेन, हवाई जहाज़ या बस या कार 200 साल पहले हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे। तब भी लोग एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाते थे। जहाज़ों में ऊँटों पर या पैदल यात्रा किया करते थे। कल्पना करिए कि अलग अलग तरीके से जिसमें लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, अलग अलग तरीके जिनमें लोग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरीके जिससे लोग शादी करते हैं, अलग अलग तरीके जिनसे लोग प्रार्थनाएं करते हैं। भारत में कम से कम 3 अलग अलग तरीक़ों की सूची आप लोग बनाने का प्रयास करें। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, जिससे आप विभिन्नता को समझ सकेंगे। संभावित उत्तरों में से आपके लिए पहले जो उत्तर हैं वो आपको काफ़ी कुछ पहले से बताया जा चुका है। बिरयानी, पुलाव, सादा आदि बनाकर लोग चावल पकाने के विभिन्न तरीके हैं। मतलब कुछ लोग बिरयानी बनाते हैं, कुछ लोग पुलाव बनाते हैं और कुछ लोग ऐसे ही सादा चावल बना लेते हैं। तो एक सोचिए, एक ही अनाज है चावल, जिसको बनाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। आगे देखेंगे, कई अन्य लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया क्योंकि वहाँ अकाल और सूखे थे और उन्हें खाने के लिए पर्याप्त तो नहीं मिल सकता था। कुछ काम की तलाश में चले गए, जबकि अन्य वहाँ से क्यों चले गए, क्योंकि युद्ध चल रहा था। मतलब कई जगह ऐसा हुआ कि लोग अपने कामों को वहाँ से, मतलब जब काम नहीं मिलता है तो भी लोग प्रवास करते हैं। कई जगह युद्ध चलता है तब भी लोग वहाँ से को छोड़ देते हैं। आगे देखेंगे, कभी कभी जब वे नए स्थानों पर अपना घर बनाना शुरू करते हैं तो उन्हें थोड़ा बदलना शुरू कर देते हैं। मतलब थोड़ा सा वो अपने आप में भी परिवर्तन महसूस करते हैं। अन्य समय में वे पुराने तरीक़ों से काम करने में कामयाब होते हैं। मतलब शुरू में वो क्या करते हैं, पहले वो अपने पुराने तरीके से काम करते हैं, मगर धीरे धीरे वो उस संस्कृति के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है, इसलिए उनकी भाषाएं, भोजन, संगीत, पुराने धर्म हैं और उनके नए का मिश्रण, पुराने धर्म और नए धर्म का मिश्रण एक बन जाता है और संस्कृतियों में के इस अंतर्मंच से कुछ नया और कुछ अलग सा नया आ जाता है। फिर चौथा जो हमारा पॉइंट है उस पर ध्यान देंगे। कई स्थानों के इतिहास से पता चलता है कि कितने अलग अलग संस्कृतियों प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में मदद की है। इस प्रकार उनके अद्वितीय इतिहास के कारण क्षेत्र बहुत ही विविध हो गए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आ गई है। फिर 5th पॉइंट है, इसी तरह विविधता तब भी आती है जब लोग अपने जीवन को उस भौगोलिक क्षेत्र में ढाल लेते हैं। मतलब वो कहीं नहीं जाएं, प्रवास नहीं करें, वो जहाँ रहते हैं वहीं रहें और उसी के अनुसार रहना सीख जाएं। तब भी डाइवर्सिटी आती है। जैसे कि समुद्र के पास रहना और पहाड़ी क्षेत्रों में रहना, दोनों में काफ़ी विभिन्नता है। अब 2 अलग अलग राज्यों के बारे में हम बात करेंगे और उससे समझेंगे इस डाइवर्सिटी को, विविधता को। हमारे प्रमुख बिंदु है, मैंने पॉइंट्स बना लिए हैं और हम किन 2 राज्यों की बात करेंगे, लद्दाख और केरल की। तो पहले हम अगर भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ों में एक रेगिस्तान है। मतलब जम्मू कश्मीर के जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर पहाड़ों में एक रेगिस्तानी इलाका है। केरल क्या है, केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित एक राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ से पहाड़ियाँ हैं। फिर अगर हम कृषि की बात करें, मतलब इन दोनों में अगर हम ये देखें कि कृषि किस तरह से होती है, तो यहाँ बहुत कम कृषि की संभावना है। कहाँ पर,
लद्दाख में कृषि की संभावना बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती है। यह वर्ष यहाँ का एक जो बहुत बड़ा भाग है वो किससे ढका रहता है? बर्फ़ से ढका रहता है। आगे हम बात करेंगे अगर केरल की, तो यहाँ पर पहाड़ियों पर मिर्च, लौंग, इलायची जैसे कई मसाले उगाए जाते हैं। यहाँ पर पानी की उपलब्धता है, पीने पानी के लिए की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर खेती आसानी से हो जाती है। आगे हम चलेंगे पानी की उपलब्धता पे बात करेंगे। तो लद्दाख जो है, लद्दाख में पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में भी बर्फ़ पिघलती है उन पर निर्भर रहते हैं। जबकि जो केरल है इसमें अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर पानी पीने की कोई भी कमी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर पानी की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है। फिर हम उसके बाद चलेंगे कि यहाँ पर व्यवसाय कैसे चलते हैं। तो लद्दाख के लोग जो भेड़ होती है ना, इस भेड़ को एक पॉइंट है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे कि इस भेड़ को चीरू कहते हैं। ये चीरू नाम का जो जानवर है, उससे जो ये कश्मीर के व्यापारी हैं इसके ऊन को बेचते हैं और इससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है। पश्मीना शॉल काफ़ी फेमस है, इसलिए काफ़ी कॉस्टली होती है। फिर आगे चलेंगे, यहाँ जो केरल है, अब केरल किस लिए मशहूर है? यहाँ जो मसाले होते हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं, जिससे कि यहाँ इस क्षेत्र को व्यापारियों का एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहूदी और अरब व्यापारी सबसे पहले यहाँ आए थे। ठीक है, अब हम मार्ग की बात करेंगे कि दोनों जहाँ के रास्ते कैसे हैं। यह एक अच्छा व्यापार मार्ग माना जाता है क्योंकि इसके पास से कई मार्ग गुजरते हैं। मतलब कहाँ पर? लद्दाख की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ से कारवां यात्रा करते थे, जिसे आज क्या कहा जाता है? तिब्बत कहा जाता है। इस कारवां ने वस्त्र और मसाले, कच्चे रेशम और कालीनों को ढोया है। मतलब ये लोग कारवां बना के चलते थे और इसी तरीके से अपने व्यापार करते थे। अब हम फिर केरल की तरफ चलेंगे और केरल के मार्ग की बात करेंगे। तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की जब वास्को डी गामा अपने जहाज़ पर यहाँ पर पहली बार उतरे थे। मतलब पहली बार जब उन्होंने भारत की खोज की थी तो यहीं पर सबसे पहले उतरे थे। फिर अब हम करेंगे बात धर्म और संस्कृति की। लद्दाख में जो बौद्ध धर्म था वो तिब्बत के रास्ते लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है और यहाँ पर इस्लाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस्लामिक लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। इस क्षेत्र में 400 से अधिक साल पहले जो शुरू किया गया था जो इस्लाम शुरू किया गया था यहाँ पर, और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण इस्लामिक मुस्लिम आबादी यहाँ पर रहती है। अब हम आगे चलेंगे, केरल की बात करेंगे। केरल में विभिन्न धर्म जैसे यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म और उनकी संस्कृति है। ठीक है, अब आगे एक पॉइंट और छूट रहा है जिसके लिए हम बात करेंगे, यह है खाना। यहाँ मतलब कहाँ पर, ये इन दोनों जगहों पर लोग कैसे खाने खाते हैं। तो लद्दाख में ज़्यादातर लोग पनीर खाते हैं, मक्खन खाते हैं, मांस खाते हैं और दूध से बने उत्पाद को आहार के रूप में लेते हैं। ये सभी खाद्य और अन्य सामान खरीदने के लिए बाज़ार पर निर्भर रहते हैं। अब ये भी बता दूं कि इन्हें जिसकी भी आवश्यकता होती है, यहाँ पर कृषि काफ़ी कम होती है, इसलिए ये लोग मार्केट पे ज़्यादा ही भरोसा करते हैं, मार्केट से ही ज़्यादा सामान खरीदते हैं। अब केरल की बात करेंगे। यहाँ पर कृषि बहुत अच्छी होती है, लोगों के पास सब्ज़ी और फसल उगाने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग समुद्री भोजन को भी बहुत पसंद करते हैं। मतलब मछली चावल यहाँ पर बहुत खाया जाता है। अनेकता में एकता की बात अब हम करते हैं। मतलब अभी तक हम लोगों ने डाइवर्सिटी बहुत कुछ जान ली कि इंडिया में कितनी सारी डाइवर्सिटी, कितनी विविधता है, लेकिन इतनी विविधता होते हुए भी हमारे भारत में जो एकता है उस पर हम बात करेंगे। भारत की विविधता को हमेशा इसकी ताकत के स्रोत के रूप में माना गया। मतलब हमारी जो डाइवर्सिटी है इसको हम अपनी एक स्ट्रेंथ के रूप में लेते हैं। जब ब्रिटिश ने, जो इंग्लैंड से लोग आए थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने भारत पर शासन किया तो विभिन्न संस्कृति, धार्मिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के महिला और पुरुष एक साथ यहाँ पर आए। मतलब जब यहाँ पर आए और उन लोगों ने इतना सब कुछ देखा तो उनका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इतनी ज़्यादा विविधता होते हुए भी लोग कैसे एक साथ रहते हैं। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न पृष्ठभूमि के, मतलब अलग अलग धर्मों के लोग भी एक साथ जुटकर आए और उन्होंने संयुक्त कार्यों
को एक साथ करने का प्रण लिया और एक साथ जेल भी गए और एक साथ अंग्रेज़ों के लिए विरोध भी किया, आंदोलन भी किए और अपनी आज़ादी के लिए अलग अलग तरीके ढूंढे। आगे चलेंगे। दिलचस्प रूप से अंग्रेज़ों ने सोचा कि वे भारतीयों को विभाजित कर सकते हैं, मतलब वो सोच रहे थे कि किसी भी तरीके से फूट डालो और राज करो, क्योंकि वे इतने अलग थे। वो लोग सोच रहे थे कि इतने सारे लोग अलग अलग हैं तो वो क्या कर सकते हैं, उन पर शासन कर सकते हैं। लेकिन लोगों ने दिखाया कि वे कैसे अलग हो सकते हैं और फिर भी अलग अलग हैं, मगर फिर भी वो एक साथ एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं और अपने देश को स्वतंत्र करा सकते हैं। आगे देखेंगे अमीर और गरीब, पुरुष और महिलाएं। अमीर और गरीब जो लोग थे, पुरुष और महिलाएं, अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करने में, प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए थे और भारत को आज़ादी दिलाई थी। अब नेक्स्ट है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनकी पुस्तक थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें आपको इंडियन कल्चर और इंडियन जो यूनिटी है उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। भारतीय एकता बाहर से थोपी नहीं गई है, बल्कि यह कहती है कि यह कुछ गहरा था और इसकी तह में विश्वास और रिवाज की व्यापक सहिष्णुता का अभ्यास किया गया है और हर किस्म को स्वीकार किया गया है और प्रोत्साहित भी किया गया है। नेहरू ने कहा था, नेहरू जी जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि जिसने देश का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता के वाक्यांश को गढ़ा, मतलब उन्होंने इस जो ये गद्यांश लिखा है, ये वाक्यांश लिखा है, इसको उन्होंने लिखा था किस बात को बताने के लिए कि इंडियन कल्चर में कितनी भी डाइवर्सिटी हो मगर यूनिटी बहुत ज़्यादा है। फिर जो हमारा राष्ट्रीय गान है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था इसको। भारत की एकता की अभिव्यक्ति, मतलब भारत की एकता को बताने के लिए ये राष्ट्रगान भी एक सशक्त माध्यम है। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ कमेंट ऑन माय चैनल। थैंक यू सो मच।